नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द क्राइम फाइल्स में। दोस्त, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें अपनापन, विश्वास और पवित्रता का समावेश होता है। उम्र के हर पड़ाव में दोस्त मिलते हैं, लेकिन जीवन में कोई ना कोई शख्स ऐसा होता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा हो जाता है। खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा प्रगाढ़ता हो जाती है। इंसान जिससे अपने मन की हर बात कह पाता है, जिसके सामने आने पर कई राज नहीं रह पाते हैं, जिसके होने सिर्फ से सुरक्षा का भाव आ जाता है। पर दोस्ती की आड़ में पीठ पर छुरा घोंपने वालों की भी कमी नहीं है। दोस्ती और विश्वासघात की ऐसी ही दो दास्तां के साथ हम हाजिर हैं एशियन न्यूज के खास पेशकश द क्राइम फाइल्स में। दोस्ती और भरोसे के कत्ल की ये हकीकत भी दहला देने वाली है। ये दुनिया की शायद पहली वारदात होगी जिसमें मास्टरमाइंड ने हत्याकांड को अंजाम देने से पहले बाकायदा अपने गुर्गों का ऑडिशन लिया, या यूं कहें कि उनका वॉइस टेस्ट करवाया और उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से काम दे दिया। गुर्गों ने कुछ इसी अंदाज में अपने आका के उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की और फिर मास्टरमाइंड ने एक शख्स के मौत के परवाने पर दस्तखत कर डाला। दिमाग घुमा देने वाले कत्ल की इस साजिश को सिलसिलेवार तरीके से समझने के लिए पूरे मामले को शुरू से जानना होगा। देखिए रिपोर्ट। 20 फरवरी 2024 की बात है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर राकेश वार्ष्णेय काम के सिलसिले में घर से बाहर निकले, लेकिन फिर लौट कर नहीं आए। घर वालों ने पहले उनका इंतजार किया, लेकिन जब वो लौटकर नहीं आए और उनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया, तो उन्होंने उनके दोस्त और उनके साथ पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले राजू उपाध्याय को कांटेक्ट किया। अब चूंकि राजू का राकेश के साथ रोज का उठना बैठना था, तो इस रहस्यमयी गुमशुदगी से राजू भी हैरान हो गया। उसने घर वालों के साथ मिलकर राकेश को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। राजू ने बताया कि उसने कई बार राकेश को कॉल किया, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। अब राकेश के घर वालों के साथ मिलकर राजू ने अपने दोस्त राकेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी, लेकिन अभी पुलिस राकेश का कुछ पता लगा पाती, तब तक मामले में खतरनाक ट्विस्ट आ गया। राकेश के घर वालों के पास अब अलग अलग नंबरों से धमकी भरे फोन कॉल्स आने लगे। कॉल करने वालों ने राकेश को अगवा कर लिए जाने की बात कही और कहा कि अगर उन्होंने पुलिस को बताने की गलती की तो वो राकेश की हत्या कर देंगे। अब ऐसे फोन कॉल से घर वालों का बुरी तरह से डर जाना भी लाजमी था, लिहाजा अब घर वाले चुपचाप राकेश को अगवा करने वाले लोगों के अगले कॉल का इंतजार करने लगे। वक्त गुजरता रहा, लेकिन ना तो राकेश का कुछ पता चला और ना ही उसे किडनैप करने वाले लोगों ने फिर से उनके घर वालों को कोई कॉल किया, तो उनकी फिक्र बढ़ती चली गई। जिसके बाद कॉल वाली बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने उन नंबरों को सर्विलांस पर लेकर उन्हें ट्रेस की कोशिश भी शुरू कर दी, लेकिन दिक्कत ये थी कि जिन भी नंबर से राकेश के घर वालों को एक बार भी कॉल किया गया था, वो सारे के सारे नंबर स्विच ऑफ हो चुके थे। यानी कि चाहकर भी पुलिस की तफ्तीश आगे नहीं बढ़ रही थी। अब कत्ल तो हो चुका था, लेकिन तफ्तीश में सच्चाई सामने आ जाने का खतरा था, लिहाजा राजू ने राकेश की गुमशुदगी को अलग अलग मोड़ देने की कोशिश की और इसी काम के लिए उसने अपने कुछ गुर्गों का ऑडिशन भी लिया था। असल में राजू कुछ ऐसे लोगों को चुनना चाहता था जिनकी आवाज रौबदार हो और जो फोन पर राकेश के घर वालों को राकेश के अपहरण की बात बताकर उन्हें डरा सके। राजू के गुर्गों ने इस काम को बखूबी किया। पहले राजू के सामने अपना वॉइस टेस्ट दिया और फिर राकेश की हत्या के बाद उसके घर वालों को फोन कर डराते और मामले को उलझाते रहे। उधर राजू साई की तरह राकेश के घर वालों की मदद का नाटक करता रहा। उसी ने घर वालों के साथ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी और कोर्ट में राकेश के कुछ कारोबारी दुश्मनों के खिलाफ उसके घर वालों से याचिका भी दायर करवा दी थी। एक तरह से देखा जाए तो अपने इरादे में काफी हद तक कामयाब भी वह रहा। यही वजह रही कि राकेश के असली कातिलों तक पहुंचने में गाजियाबाद की पुलिस को करीब 4 महीने लग गए। पुलिस अब राजू उपाध्याय के साथ इस कत्ल में शामिल अनुज गर्ग, कृष्ण अग्रवाल और हरीश शर्मा को गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन कत्ल का मोटिव, बेहोशी की दवा से कत्ल की साजिश और राकेश की लाश का सवाल अब भी बरकरार था।
उधर राकेश के घर वालों को इस गुमशुदगी को लेकर तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। प्रॉपर्टी के कारोबार को लेकर राकेश की कई लोगों से अनबन भी रही थी। ऐसे में घर वाले सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राकेश से रंजिश रखने वाले लोगों ने ही उसे कहीं गायब कर दिया हो। राकेश के करीबी दोस्त राजू का भी कुछ ऐसा ही सोचना था। फिर इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने के लिए घर वालों ने कोर्ट में राकेश के कुछ दुश्मनों के खिलाफ याचिका दायर करवा दी। उधर गाजियाबाद पुलिस के हाथ सबूतों के अभाव में अब भी पूरी तरह से खाली थे। लाख कोशिश के बावजूद उसके पास इस गुमशुदगी का कोई सुराग नहीं था। पुलिस ने एक रोज राकेश के दोस्त राजू के बारे में जानकारी जुटाने का फैसला किया। 20 फरवरी को जिस रोज राकेश अपने घर से गायब हुआ था, उस रोज राजू दिन भर राकेश के साथ ही था। यानी दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन गाजियाबाद और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर साथ साथ नजर आ रही थी। अब पुलिस ने शक के आधार पर राकेश वार्ष्णेय के सबसे करीबी दोस्त और उसके बिजनेस पार्टनर राजू उपाध्याय को ही हिरासत में लिया। पूछताछ शुरू हुई। शुरू में उसने गुमराह करने की पूरी कोशिश की, अपनी बेगुनाही के झूठे सबूत दिखाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसका असली सबूतों से सामना करवाया तो वो टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि अपने दोस्त और पार्टनर की गुमशुदगी में असल में उसी का हाथ है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पूछताछ में राजू ने खुलासा किया कि उसने अपने दोस्त राकेश को सिर्फ गायब ही नहीं किया, बल्कि उसका कत्ल भी कर चुका है। राजू ने बताया कि उसने राकेश की हत्या 20 फरवरी को ही कर दी थी और उसकी लाश गाजियाबाद के पास से बहने वाले गंग नहर में ठिकाने लगा दी थी। लेकिन ये अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात थी। एक दोस्त जिस पर खुद राकेश और उसके घर वाले हद से ज्यादा भरोसा करते थे, जो उसकी गुमशुदगी के बाद उसे ढूंढने के लिए सबसे ज्यादा भागदौड़ करता रहा, यहाँ तफ्तीश में राकेश के कत्ल के लिए उसी का चेहरा बेनकाब हो चुका था। सवाल था, आखिर क्यों? 30 मई को थाना शालीमार गार्डन में एक सूचना मिली थी, जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि उसके पति को राजू उपाध्याय और कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण करके उसके साथ कुछ गलत किया हुआ। इस घटना को अंजाम देने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने घटना के बारे में पूछताछ में ये बताया, जो मृतक है राकेश वार्ष्णेय और उसका जो पार्टनर है राजू उपाध्याय, इनके बीच में प्रॉपर्टी बेचने के लिए नवंबर में एक डील हुआ था, जिसमें मुरादाबाद की प्रॉपर्टी थी, वो बेचने के लिए राकेश ने राजू को दी थी। इस प्रॉपर्टी का जो कीमत था वो 20 करोड़ थी, जिसकी वजह से इसके नीयत खराब हो गई और उसी टाइम से दिसंबर से इसने इसकी हत्या करने का प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया। इसने अपने 2 साथी अनुज और कृष्णा, इनको इसके बारे में बताया और उन्होंने इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गए। दिसंबर से ही प्लान करके उन्होंने जब 28 फरवरी को इस घटना को अंजाम दिया, तो उसमें जब ये कड़कड़डुमा कोर्ट में मृतक राकेश वार्ष्णेय थे, वहां उनसे राजू उपाध्याय मिले। उन्होंने उसको कड़कड़डुमा कोर्ट से वो अपने ऑफिस दिलशाद गार्डन ले गए दिल्ली में। वहां पे इन्होंने शराब का सेवन किया, जिसमें नशा होते ही उन्होंने नीला थोता नामक एक जहर उसमें मिला दिया। जैसे ही मृतक राकेश वार्ष्णेय बेहोश हो जाते हैं, वहां पे जो उसके दूसरे साथी थे हरीश शर्मा, इन्होंने उसको 6 एनेस्थेसिया के इंजेक्शन दिए और जैसे उनको इन चारों को यकीन हो गया कि अब ये पूरे बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, हिल नहीं सकते, तो उन्होंने वहां से उसी के गाड़ी में, क्रेटा गाड़ी में मृतक को डाल के उसको दिल्ली से गंगनहर लेके आए और वहां पे इसे डंप कर दिया और जो इसकी गाड़ी थी वो वापस जाके शालीमार गार्डन एरिया में रख दी। इसी के बारे में अधिक जानकारी करने के बाद इनसे घटना में जो बरामदगी थी वो इनसे, जिसमें मृतक के जूते, शर्ट जो कि सफेद कलर की थी, ड्राइविंग लाइसेंस जो उसके ऑफिस से ये चीजें बरामद हुई है और इसी के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस पूछताछ में मोटिव ये चल के बाहर आया है कि जो मुरादाबाद की प्रॉपर्टी थी, जो कि बेचने के लिए जिसकी जीपीए
मृतक ने राजू उपाध्याय के नाम की थी, उसी को लेके राजू उपाध्याय की नीयत खराब हो गई। उसे लगा कि अगर इसे कुछ हो जाता है तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाएगी। इसी के चलते ये सारा साजिश रची गई। इस प्रॉपर्टी की कीमत अराउंड 50 to 20 करोड़ है। इस केस की जब इन्होंने घटना का अंजाम दिया 28 फरवरी को, उसके बाद जो इसका मुख्य आरोपी है राजू उपाध्याय, ये खुद परिवार के साथ आके पुलिस को कंप्लेंट देता रहा, परिवार के साथ बन के इस मुकदमे की पैरवी करता रहा और इसीलिए वो कंटिन्यूअसली पुलिस को गुमराह करता रहा। इसने काफी फेक कॉल करवाए और काफी डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास किया और ये इसी के चलते हुए इसमें जो भी था इस घटना को वर्कआउट करने में थोड़ा देर लगा। आखिर क्यों राजू उपाध्याय ने राकेश का कत्ल कर दिया, ये सबसे अहम सवाल था जिसका खुलासा उसने खुद किया। दरअसल राकेश के पास मुरादाबाद में एक प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। राकेश इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता था। उसने एक रोज इस प्रॉपर्टी को लेकर राजू से बात की और उसे किसी ग्राहक की तलाश में अपनी प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दिया। बस यहीं से राजू के मन में उस प्रॉपर्टी को लेकर ऐसा लालच आया कि उसने राकेश के साथ अपनी सारी दोस्ती भुला दी। उसने सोचा कि अगर वो राकेश को रास्ते से हटा दे तो फिर ये प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी और इसी के साथ उसने राकेश के कत्ल की साजिश रचनी शुरू कर दी। राजू बेहद शातिर है। उसने कत्ल के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की। सबसे पहले तो उसने यही तय किया कि वो राकेश की जान सामान्य तरीके से नहीं लेगा, बल्कि कुछ ऐसे लेगा जिससे कत्ल का शक ही ना हो। पहले उसने उसे जहर पिलाया, फिर एक के बाद एक उसे एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवाई के 6 इंजेक्शन लगा दिए। अब जाहिर है कि जब किसी इंसान को जहर देने के बाद बेहोशी के इतने सारे इंजेक्शन लगा दिए जाएं, तो फिर उसकी मौत तो होनी ही है। तो बेहोशी की इस दवा के हैवी डोज का असर ये हुआ कि दिलशाद गार्डन में ही राकेश की जान चली गई। अब राजू ने अपने गुर्गों को लेकर राकेश की क्रेटा कार में उसकी लाश रखकर उसे मुरादनगर के गंग नहर में फेंक दिया और फिर उसकी कार शालीमार गार्डन इलाके में पार्क कर फरार हो गए। अब इत्तेफाक देखिए कि इधर जब राकेश के घर वाले उसकी तलाश में लगे थे, उसकी लाश गंग नहर में फेंकी जा चुकी थी और उन्हीं दिनों बुलंदशहर पुलिस ने वो लाश बरामद भी कर ली थी। लेकिन चूंकि तब उस लाश की पहचान नहीं हो सकी थी, बुलंदशहर पुलिस ने उस लाश को लावारिस मानकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। हालांकि बाद में राकेश के घर वालों ने लाश के साथ मिले कपड़ों और दूसरी चीजों से उसकी पहचान कर ली। वक्त के साथ रिश्तों की डोर कितनी कमजोर होती जा रही है, इसके उदाहरण आज के दौर में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। आज के दौर में रिश्तों से कहीं ज्यादा अहमियत पैसों की हो गई है। चांदी के सिक्कों के लिए आज के दौर में रिश्तों का भी खून होने लगा है। बावजूद इसके इंसान सगे रिश्तों से कहीं ज्यादा दोस्ती के रिश्ते पर भरोसा कर जाता है। पर वही दोस्त जब दगा देने पर उतर जाए तो विश्वास आखिर कहां जिंदा रह पाएगा। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आया है। महज 13 लाख रुपए के लिए बरसों की दोस्ती को भूलकर एक शख्स ने अपने जिगरी दोस्त के साथ एक अन्य को मौत के घाट उतार दिया। देखिए रिपोर्ट। सालों से चली आ रही दोस्ती के बीच बेरहमी आ जाएगी, इसका अनुमान भी शायद लगा पाना मुश्किल था। सगे भाइयों से ज्यादा आपस में प्यार, जिसकी तारीफ करते लोग नहीं थकते थे, पर उस रिश्ते को किसी की ऐसी नजर लगी कि एक दोस्त ने दूसरे की जान ही ले ली, वह भी केवल रुपयों के लालच में आकर। उसकी लालच का हश्र ये हुआ कि न तो उसके हाथ रुपए लगे और न ही दोस्त की जान बची। इसके इतर एक और जहां दोस्ती का पवित्र रिश्ता कलंकित जरूर हो गया, सिर पर दोस्त की हत्या का आरोप लग गया, तो अब दगाबाज हत्यारे दोस्त का अपना परिवार भी बर्बादी की कगार पर आ गया। ग्वालियर से सामने आए हत्या के इस मामले में पुलिस मुख्य आरोपी विकास तोमर को धर दबोची। जिगरी दोस्त कौशल राजवत, जो एक पैर से दिव्यांग था, विकास पर इतना भरोसा करता था कि उससे वह कोई भी बात नहीं छिपाता था, बल्कि गहरी से गहरी राज की बात भी साझा किया करता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस दोस्त पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया
वही उसका कातिल बनकर सामने आ जाएगा और रुपयों के खातिर बेरहमी से उसका कत्ल भी कर देगा। दोहरे हत्याकांड के इस मामले में विकास ने अपने दिव्यांग दोस्त कौशल को पहले तो छक कर शराब पिलाई, इसके बाद उससे रुपए लूटने की कोशिश की। जब सफलता हाथ नहीं लगी तब उसने अपने दिव्यांग दोस्त के सर पर एक पत्थर दे मारा। बुरी तरह से घायल कौशल दोबारा उठ नहीं पाया। वहीं हत्या की इस वारदात का चश्मदीद कैलाश भी नशे में था। विकास ने उस पर भी हमला किया और मौके पर उसकी भी हत्या कर दी। फिर कौशल के पीठ से उस बैग को लेकर विकास मौके से सारे सबूत मिटाकर भाग निकला। विडंबना ये थी कि जिन रुपयों के लालच में आकर विकास ने अपने जिगरी दोस्त को मौत के हवाले किया था, जिन रुपयों की वजह से उसने 2 लोगों की हत्या कर दी, उस बैग में थी ही नहीं, जिसके बाद विकास खुद को ठगा सा महसूस करने लगा। वारदात वाली जगह पर विकास ने अपने खिलाफ भले ही सबूत नहीं छोड़े, लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद उसका भागे भागे फिरना पुलिस के लिए संदेह का कारण बन गया। आखिरकार पुलिस ने विकास की पूरी कुंडली निकाली और उसे दबोच कर जब पूछताछ शुरू की तो हत्या के पीछे की पूरी कहानी हत्या के आरोपी विकास ने खुद बयां कर दी। इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला विकास तोमर अकेला ही आरोपी था, उसने किसी और का सहारा नहीं लिया। वारदात को लेकर विकास तोमर ने पुलिस को बताया कि कौशल ने अपनी पुश्तैनी जमीन का सौदा किया। जमीन बिकने पर उसे कुल 13 लाख रुपए मिले थे। कौशल को विकास पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने जमीन के सौदे से लेकर पैसों के मिलने तक की बात उसे बताई। इसके बाद उन रुपयों के उपयोग को लेकर वह अक्सर विकास से चर्चा करता रहता था। एक साथ 13 लाख रुपए की बात सुनकर विकास तोमर की नीयत पहले ही डोल चुकी थी। वह कौशल की दोस्ती और उसके विश्वास को दरकिनार कर रुपयों को हड़पने की योजना पर विचार करने लगा था। देखिए, एक बहुत ही सफल ऑपरेशन में बहुत ही चुनौतीपूर्ण डबल मर्डर का केस था। 15 तारीख को चिन्नौर रोड पे 2 युवकों की डेड बॉडी मिली थी। प्रेमा फेसिया जो बॉडी जिस तरीके से घटना हुई थी उसको देख के ये लग गया था कि हत्या की घटना है। थाना कंपू में 302 की FIR हुई थी। ये बहुत ही चैलेंजिंग केस था। इसमें विशेष टीम बनाई गई, एडिशनल SP श्री रैनवाल और CSP अशोक यादव और उनकी पूरी टीम। इसके अलावा इसमें साइबर टीम, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम भी काम कर रही थी। अब जिस तरीके से हत्या हुई थी उससे लग रहा था कि इसमें कई एंगल्स हो सकते हैं, कई एंगल्स हमने जांच की। लास्ट सीन पता लगा कि दोनों व्यक्ति शराब पीने के आदी हैं और स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में देखे जाते हैं। फील्ड की टीमें जो काम कर रही थी उनको ये जानकारी मिली कि घटना के एक दिन पहले लेट नाइट इनको एक ऑटो में देखा गया जहाँ शराब पी रहे थे। ऑटो वाले से इनपुट मिला कि 2 व्यक्ति आए हैं जो इसको लेके गए हैं। फाइनली ग्राउंड की टीमों ने काफ़ी लंबे एरिया में CCTV कैमरे खंगाले और लास्ट में पता लगा कि 3 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं। तो इसमें जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, मुख्य आरोपी विकास तोमर है। ये अपराधी किस्म का व्यक्ति है। इसके अगेंस्ट में अड़ीबाजी के और आर्म्स एक्ट के केसेस रजिस्टर्ड हैं। ये इनके संपर्क में रहता था और साथ में ही इनके साथ में शराब पीते थे ये लोग। इसके मन में ये लालच आया कि मृतक ने रिसेंटली कुछ ज़मीन बेची है, ज़मीन के पैसे इसके पास होंगे तो इसको किसी तरीके से ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ को शराब पिला के पैसे से छुड़ा लिए जाएंगे। तो बाद में जब इनको लेके मोटरसाइकिल से गए तो उन्हें विवाद हुआ। विवाद के दौरान ही क्योंकि विकलांग था, इस पर जब हमला हुआ उसी की केन से हमला हुआ, सिर में चोट आई तो ये अनकॉन्शियस हो गया। दूसरे साथी ने भागने का प्रयास किया तो उस पर उसने पत्थर पटक दिया। तो इस प्रकार से दोनों व्यक्तियों की हत्या करने के बाद ये व्यक्ति फरार हो गया था। जो जानकारी मिली है, अगले दिन सुबह जब पुलिस को सूचना मिली तो ये व्यक्ति भी मौके पे दोबारा से पहुंचा था। तो टेक्निकली इस केस को कनेक्ट किया गया है और ये पूरी घटना में जो मृतक का मोबाइल फ़ोन था, उसके कपड़े थे और अन्य जो एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट कर लिया गया है। तो बहुत ही सफल ऑपरेशन में इसको वर्कआउट किया गया, बहुत ही कम समय में वर्कआउट किया गया है। वारदात के दिन यानी कि 14 जून 2024 को कौशल राजावत शाम को भिंड जाने के लिए घर से निकला। कौशल ने भिंड जाकर दुकान का सौदा करने की बात विकास को बताई थी। कौशल देर रात प्रेस वाहन से भिंड जाने वाला था। इससे पहले विकास ने कौशल को पार्टी के लिए निमंत्रण दे दिया। कौशल शाम को एक पिट्ठू बैग लेकर घर से निकला था। विकास को लगा कि वह सारे रुपए उसी बैग में लेकर निकला होगा। उसने कौशल को नशे में धुत करने के बाद रुपए हड़पने की योजना पहले ही बना रखी थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कौशल के साथ कैलाश भी आएगा। अब तीनों ने एक जगह पर शराब पीनी शुरू कर दी। कौशल और कैलाश ने छक कर शराब पी।
जबकि विकास तोमर लूट की नीयत से बैठा हुआ था। विकास अपने इरादे को अंजाम देने के लिए कौशल को उस जगह पर आगे जाने की बात कहता है, लेकिन कौशल के मना करने के बाद वह हत्या करने का पक्का इरादा कर लेता है। इसके लिए सबसे पहले उसे कैलाश को हटाना जरूरी था। नशा ज्यादा होने की वजह से कौशल और कैलाश दोनों ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। इस बीच विकास कौशल से बैग छीनने की कोशिश करता है, पर कौशल और कैलाश जब विरोध करते हैं तब विकास कौशल का सर एक बड़े पत्थर पर दे मारता है। आंखों के सामने कौशल की सांस उखड़ते देख कैलाश भागने की असफल कोशिश करता है। आखिरकार वह कैलाश की भी हत्या कर बैग में रुपयों की तलाश करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ लगता नहीं। इसके बाद विकास तोमर मौके से भाग निकलता है और छिपने का प्रयास करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। यूं तो जिंदगी में हर रिश्ता अहम होता है, हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है। कहा गया है कि दोस्ती करना आसान है, दोस्ती को तोड़ देना और भी आसान है। मुश्किल है तो बस दोस्ती को निभाना। असल मायने में देखा जाए तो आज के दौर में इंसान रुपयों के लालच में पड़कर इंसानियत को भूलने लगा है। बहरहाल हमारी खास पेशकश द क्राइम फाइल्स में फिलहाल इतना ही। नई दास्तां के बाद फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।